इस रेशला कार्यक्रम के आयोजकगण, तारानगर ग्रुप कार्यकारिणी, मंचासीन रेशला के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारीगण, डीओ सेकेंडरी एजुकेशन चुरू राठौड़, इस सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मेरे लिए तो ये अपार खुशी का पल है कि मुझे मेरी धरती पर आकर के आपके साथ संवाद करने का अवसर आप लोगों ने दिया। मेरा गांव भी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है तारानगर में रेशला का सम्मेलन भी शायद पहला ही हुआ है, जितना मुझे याद है। तो इसलिए एक छोटे से कस्बे के लिए और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए शिक्षा जगत के किसी संगठन के द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उससे अच्छी बात शायद कोई नहीं। आज का ये कार्यक्रम जिस प्रयोजन से, जिस संगठन के माध्यम से आयोजित किया गया, बहुत सारे मुद्दों को राठौड़ साहब ने उठाया, बड़ा भारी एरिया उन्होंने कवर भी किया। मैं सिर्फ मेरे विवेक की बातें जो मैं समझता हूं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कोई बौद्धिक चिंतन जो हम यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट्स में सेमिनार करते हैं, उस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं होगा। और इसलिए आप ये मानिए कि वो विचार मेरे ही हैं, आप किसी राजनीतिक लाइन से भी उसको मत जोड़िएगा। बात दिल की होगी लेकिन मन वाली नहीं होगी। मल वाली नेता करते हैं, शिक्षक जो है अपनी जवाबदेही के साथ सभ्य समाज की बातें करता है। युवा पीढ़ी के सामने नई बातें रखने का आनंद भी कुछ और है, क्योंकि आपका और मेरा पेशा ऐसा है कि हम सिर्फ वेतनभोगी नहीं, एक समय विशेष के लिए सरकारी सेवा में काम करने वाले लोग नहीं, हम तो सरकार के 24 घंटे के सेवक हैं। किसी भी कार्यालय का कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद कोई व्यक्ति अगर फोन करता है तो उसको काम करने के लिए वो इस आधार पर मना कर सकता है कि चूंकि कार्यालय समय नहीं है। आप कल बातचीत कर सकते हैं, लेकिन टीचर से अगर कोई विद्यार्थी रात को सवाल पूछ ले, 9 बजे 10 बजे जब भी, तो वो शिक्षक उस प्रश्न का जवाब देने से समय के आधार पर मना नहीं कर सकता। और अगर करता है तो फिर राष्ट्र निर्माता, सभ्य समाज का निर्माता कहलाने का हक भी हमें उतना ही कम हो जाता है। जो हमारी जिम्मेदारी है उसके साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि पहले तो शिक्षक क्लास में टीचिंग का काम करता था और स्पेशली स्कूल एजुकेशन में यही होता है, लेकिन वो जमाना बदल गया। अब जो सामान्यतः लोग यूज करते हैं किसी भी अपने गुरु के बारे में, तो 2-3 शब्द एक साथ जोड़ते हैं कि ये मेरे गुरु नहीं, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है। मतलब वो जो शिक्षक डंडे वाली बात थी, एक निर्देशन वाली बात, वो एक पुराने समय की बात हो गई। अब हम लोगों को बच्चों से व्यवहार दोस्त के रूप में भी करना पड़ेगा, उसके निर्देशक के रूप में भी करना पड़ेगा और उसके गार्जियन के रूप में भी करना पड़ेगा।
नए परिवेश की सोसाइटी में समाज को आगे बढ़ा सकता है। और देखिए, जो लोग बुद्धिजीवी तबके में हैं, शिक्षण का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, ये कहते हैं चेंज इज ए लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम परिवर्तन 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 में ही लगे। इसका मायने ये है कि पूरा परिवेश, पूरा समाज, पूरी सृष्टि अगर किसी परिवर्तन को चाहती है तो हमें वहां भी रिजिड होने की जरूरत नहीं है। हमें उस परिवर्तन में अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब आपका समाज और देश आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से एक चीज हम देख रहे हैं, हालांकि देश आज से 7 दशक से ज्यादा पहले आजाद हो गया, लगभग 76-77 साल हो गए। मैं सकारात्मक ही हूँ, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, तो मैं सकारात्मक रूप में ये बात जरूर कहूंगा कि 76 साल के बाद भी कुछ चीजें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाई। अमीर गरीब का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। संपत्ति जहां है वो और बढ़ रही है, मल्टी मिलियनर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामान्य मजदूर आदमी है उसकी आय उस अनुपात में नहीं बढ़ रही, बढ़ जरूर रही। तो ये कोई एक विकसित समाज का संकेत नहीं है। और उसका एक कारण ये भी है उस बढ़ने में, वो कारण है हमारी राजनीति में आने वाली गिरावट। सबसे ज्यादा अगर समाज में किसी वर्ग में गिरावट आई है तो जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उसमें आई है। क्योंकि हम आजकल पॉपुलिज्म में विश्वास करते हैं। हम का मेरा मतलब सरकार है जो निर्णय लेते हैं और नीति ऐसी बनाते हैं जिससे वोट आता रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान चाहे हो या नहीं। इसका मायने ये है कि आपके जो संसाधन हैं उसका सही मायने में कोई उपयोग नहीं हो रहा। और मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, लेकिन फिर मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरी बातों को आप किसी राजनीतिक विचारधारा से मत जोड़ना। अभी चुनाव हुआ राजस्थान में, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज आ गई। पहले नहीं आ रही थी, चुनाव क्यों नजदीक है तो और ज्यादा पॉलिसी की भरमार आ गई। और हमने लगभग राजस्थान में 250-300 गवर्नमेंट सेक्टर में कॉलेज खोल दी। और आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता है, क्योंकि मैं तो राजधानी में रहता हूं, तो अखबारी पढ़ता हूं सिर्फ। जिन जगहों पर कॉलेज की जरूरत नहीं है, एक कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, वहां पर 2-2 कॉलेज खोले। क्यों जी? शिक्षकों की अगर समय पर पदोन्नति की डिमांड है तब आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। वोट के लिए आप एक कॉलेज की बजाय 2 कॉलेज खोल रहे हैं। और उन कॉलेजों में कितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो दूसरा के माध्यम से जा रहा हो या सरकार की भूमि आप कितनी उनको बड़े स्तर पर आवंटित कर रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है। हो सकता है 10 साल बाद में वो कॉलेज वाइबल हो जाएगा, तो इतना जल्दी पहले खोलने की क्या जरूरत थी उसको। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें लोगों को रोजगार देने के लिए महाविद्यालय खोले और बच्चों को स्थानीय स्तर पर कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय की जरूरत है। अगर आपने इस आधार पर कॉलेज खोल दिए तो फिर विद्या संकुल क्यों आई? उनमें से 190 कॉलेज ऐसे हैं, तो आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था, 190 कॉलेज एक सोसाइटी बना दी। वो सोसाइटी उन कॉलेजों को चलाएगी, तो सोसाइटी के बाकी कॉलेजों को क्यों नहीं चला रही? सरकार अगर सारे कॉलेजों को रन कर सकती है तो 190 कॉलेज जो सोसाइटी वाले हैं उसको भी सरकार को चलाने में आपत्ति क्या है? इसका मायने कहीं न कहीं कुछ भारी स्तर की शंकाएं हैं और उनमें रिक्रूटमेंट की बजाय आपने विद्या संबंध के लोग लगाए।
उस सूचना के साथ ये भी लिखा हुआ कि 2 महीने बाद में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और फिर ब्रेक आएगा, तो उसकी अब सैलरी टीचर्स को विद्या संबंध में जो लगाएंगे नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 7 मन से महाविद्यालय खोलने थे तो जितनी आवश्यकता थी उसका पहले आप पता करते, उतने महाविद्यालय खोलते, उतने रिक्रूटमेंट करते। अधिकांश कॉलेज तो ऐसे हैं जिस कॉलेज में बराबर के कॉलेज का एक टीचर है उसको आपने नोडल ऑफिसर बना के लगा दिया, टीचर वहां है नहीं। तो ये क्या है? ये पॉपुलिज्म है, ये सेवा की भाव का एक्शन सरकार का नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सरकार इस तरह की पॉलिसी फ्रेम करके लाती है जिसके धीरे धीरे हम भी हिस्से बन जाते हैं। मैंने कभी ये नहीं सुना था अभी कुछ सालों पहले तक कि स्कूल एजुकेशन में भी जहां कोई सब्जेक्ट पहले से संसद नहीं है वहां कोई एमएलए गया और एजुकेशन मिनिस्टर से कहा कि नहीं ये सब्जेक्ट खोल दो, तो आसानी से खुल जाता है। क्यों? कि उस व्यक्ति को अपने किसी रिलेटिव को वहां पोस्टिंग करवानी है। मेरी बात को आप अन्यथा मत लें, मैं बहुत साफ बता रहा हूं, लेकिन जो मेरे पास ये सूचनाएं हैं मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। इसका मायने क्या है कि जो संसद पोजीशन का जो फॉर्मूला था, स्थायी फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में कोई वैल्यू नहीं बची। एक कॉमन पिक्चर जाएगा कि मेरे पारिवारिक कारणों से, मेरे अपने कुछ समस्याओं के कारण मेरे को घर के पास में पद स्थापित कर दिया जाए, तो सत्ता या सरकार ये कहती है कि आपकी उस स्कूल में संसद पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रभावी व्यक्ति हो गया तो बिना संसद पोजीशन के पद सृजित हो सकता है और थोड़े दिनों में वो प्रभाव खत्म हो गया तो पद हट भी सकता है। भाई ये कौन सी नीति है? तो ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां कुल मिलाकर के धीरे धीरे हमारे वर्ग को भी उसमें शामिल कर रही और परिणाम ये होगा कि अगर हम उस लोभ लालच में उसमें शामिल हो गए तो हम सीना तान कर एक शिक्षक के रूप में अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कि किस तरह से निजीकरण आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि सरकार का एक काम है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार, अपनी जिम्मेदारी से भागना, और उसका एक बढ़िया तरीका है, आप किसी भी नागरिक को आर्थिक रूप से समृद्ध मत होने दो। आर्थिक रूप से समृद्ध का मतलब किसी सरकार के स्थायी रोजगार में आने के अवसर कम कर दो। और ये दुनिया का शाश्वत सत्य है कि अगर व्यक्ति के पास आजीविका का कोई स्थायी साधन होता है तो वो निश्चित रूप से सोचता है, चिंतन मनन करता है और धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, निर्णयकर्ता जो लोग हैं या जो सरकारें हैं वो इस तरह से लोगों के साथ चीटिंग कर रही है, तो वो अपनी वॉइस भी रेज करता है। उस वॉइस रेज से ध्यान हटाना, उसके लिए ये तरीके हम लागू कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्कूल एजुकेशन है, आपके यहाँ तो शायद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नहीं आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज हो रहे हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब विद्यार्थी छात्र जो चाहे वही विषय पढ़े और उसके क्रेडिट को अर्न करेगा, उसके बाद उसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की डिग्री भी मिलेगी। ये चीजें कहां लागू हो सकती है? ये वहां लागू हो सकती है जब आपके पास विद्यार्थियों की संख्या लिमिटेड हो, जैसे IITs हैं, IIM हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर विद्यार्थियों का नंबर सीमित है और सीमित नंबर होने के कारण वो व्यवस्था चल सकती है। टीचर का रेशियो 1:15 का है तो वो मॉडल सफल है, लेकिन जहां मास एजुकेशन है वहां पर वो मॉडल कैसे चल सकता है?
हम आप सारे लोग क्लासेस तो नहीं पढ़ा रहे हो, मासेज तो पढ़ा रहे हो। तो अगर वो व्यवस्था आप लागू करोगे, इसका मतलब साफ है कि आप ये चाहते हो कि शिक्षा का, स्पेशली उस शिक्षा का जो प्रवेश है वो कुछ ही लोगों के लिए निर्धारित कर दो। आम कमजोर गरीब विपन्न तबका है वो उस एजुकेशन लाइन से बाहर हो जाएगा। आज मेरी यूनिवर्सिटी में जो स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को, वहां पर इतनी हालात हैं कि सेमेस्टर सिस्टम 2012 में हमने लगा दिया। यूजीसी ने कहा कि सेमेस्टर सिस्टम लगेगा तभी हम आपको नए एक्रेडिटेशन देंगे और आपको ग्रांट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आनंद कानन में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उसको लागू कर दिया, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने नहीं किया। कई सालों तक ग्रांट उनको भी मिल रही है, ग्रांट राजस्थान यूनिवर्सिटी को मिल रही है, लेकिन उस जल्दी में लागू करने वाले लोगों की जल्दबाजी में कि सरकार के हम ब्लू व्हाइट पर्सन बने रहे, हमारे ढांचे को बिगाड़ दिया। अब उसमें क्या हो गया कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी जिसमें इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आप स्कूल में भी करते हैं शायद। उस 2 बार परीक्षा के अलावा इंटरनल असेसमेंट मतलब 4 एग्जाम हो गए बच्चे के। स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% कंपल्सरी, और अगर 75 का आंकड़ा लोगे तो 20% से ज्यादा राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में, साइंस को छोड़ दीजिए, बच्चे नहीं आते। अब हम क्या करते हैं, हम सब बच्चों की अटेंडेंस पूरी करते हैं और इवन रिटन एग्जामिनेशन में सबको पास करते हैं। अगर फेल कर दिया तो बच्चे झुंड बना के आ जाते हैं, नारे लगाते हैं, देखे वैसे। और इतना प्रेशर पड़ता है कि किसी भले आदमी ने जिसने पैसे की कीमत देखी है, कमी देखी है, वो अगर ये कहेंगे कि भैया आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, मैं पूरी नहीं करूंगा। इवैल्यूएशन मैंने सही किया है, जब आपने आंसर शीट में कुछ लिखा नहीं, पास कैसे हो सकते हो? तो पता चला छात्र आगे कहते हैं सर दूसरे डिपार्टमेंट में सबको पास कर दिया। आपको कौन से सुधार की जरूरत पड़ी, आप क्यों सबको फेल कर रहे हो? तो टीचर को फिर ये सोचना पड़ता है कि मेरे साथ थोड़े बहुत स्तर पे विद्यार्थी थे, अगर इसमें इंटरनल में फेल हो गया तो ये मेहनत एग्जाम में नहीं बैठेगा। जो ऊपर अथॉरिटीज हैं वो कभी मेरे साथ होंगे नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ चेयर बचानी है, उसी सलामत रहनी चाहिए। उसके लिए आप सारे दिन गलत रिकॉर्ड पेश करो। ये उस सेमेस्टर प्रणाली का परिणाम है। तो शिक्षा में कहां सुधार हुआ है? तो हम क्या करते हैं, हमारी सरकारें नए मॉडल लाके लगाती है। वो मॉडल जहां पर बच्चों का नंबर कम है या विदेशों में जहां पर संख्या कम है, टीचर्स का रेशियो ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो नेचुरली वो बनेगा बोलेगा। आप उस मॉडल को अगर देश में हमारे यहाँ लगाओगे, जहाँ बच्चों को क्लास में बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, तो आप उससे अच्छे परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? कोई अपेक्षा नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे हमें मनन करना चाहिए, और मनन के साथ शिक्षक के नाते हमें अपनी बात दृढ़ता के साथ व्यवस्था के सामने रखनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कमजोर व्यवस्था में आपको सबसे बड़ा दंड नौकरी से बाहर करने का है। नौकरी से बाहर इस देश में किसी को कोई नहीं कर सकता, बल्कि हम ला सकते हैं कि हमारे लोग मेरिट के बेस पे एग्जाम के माध्यम से आ नहीं सकते, तो हम प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस का नाम देकर के, प्रोफेशनल्स का नाम देके लेटरल एंट्रीज का रास्ता जरूर खोल देते हैं। अब लेटरल एंट्रीज में कौन आएगा, आप सब लोग समझते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग एक शिक्षक वर्ग ऐसा है जिसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, तो इन व्यवस्थाओं में कुछ सुधार की आप अपेक्षा कर सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारी ये ड्यूटी लग गई, दूर जाना पड़ेगा, CEO खुश रहना चाहिए, तो
तो इनके काम भी थोड़े से कर दो। तो भाई एक जगह कमजोरी दिखा दी तो डीओ साहब 10 काम आपसे, चाहे वो नियम के विरुद्ध हो, आपसे करवाएंगे, आपको करने पड़ेंगे। इसलिए व्यवस्था के जो कारण हैं वो पूरे समाज में अव्यवस्था और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। आज विद्यार्थी को शिक्षक पे विश्वास नहीं, शिक्षक को हेडमास्टर पे विश्वास नहीं, प्रोफेसर को वाइस चांसलर पे विश्वास नहीं। ये अविश्वास क्यों भाई? ये अविश्वास इसलिए कि सरकार के जो तौर तरीके हैं, हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को प्रधानता देते हुए उनके तौर तरीकों में किसी न किसी माध्यम से शामिल होते जाते हैं। और उसका परिणाम यह है कि हम संगठन पर ज्यादा जवाबदेही डालते हैं, संगठन से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो एक बात कही गई कि कलयुग में संगठन में शक्ति, ऐसा नहीं, संगठन में शक्ति हमेशा होती है। लेकिन वो संगठन की शक्ति क्षीण कब होगी? जब संगठन बनने का जो संविधान है, उसका जो कार्यकाल है, उसको हम हमारी मनमाफिक इच्छा के अनुसार बढ़ाते रहेंगे, कम करते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो ऊपर सत्ता बैठी है वो हमारी उस कमजोरी का फायदा उठा करके हमारे को दबाने का प्रयास करेगी। हमारी डिमांड्स पे कोई विचार करने में अपने आप को उसकी मंशा भी नहीं है और वो अपने आप को ज्यादा तवज्जो भी नहीं। तो मैं जो बात कह रहा था, क्योंकि उद्घाटन फंक्शन है और ये बात इतनी लंबी होगी, आगे जानी चाहिए, कुछ इसके तो चीजें जो हैं जुड़ी हुई वो छूटेगी, तो मुझे इसको थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन मैं दो बात आपसे कहूंगा एक टीचर के नाते कि हमें एक विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ अपने पद की गरिमा बनाए हुए और बनाए रखते हुए व्यवस्था की जो नीतियां हैं, वो नीतियां किस तरह से समाज को प्रभावित कर रही हैं, उस पर हमें अपना मत जरूर रखना चाहिए। अगर ये दृढ़ता हम नहीं रखेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। लेकिन मत रखने के लिए इस बात की महती आवश्यकता है कि आप अपने दायित्व के प्रति सजग और सचेत रहें, क्योंकि सम्मान जो है वो अर्जित किया जाता है, अपने आप नहीं मिलता। अभी हो रहा है ना संवैधानिक पदों में, आप लोगों ने मीडिया में पढ़ा होगा, तो हर व्यक्ति गवर्नमेंट भी समझता है उस चीज को। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई धरती पर हम लोग आए हैं, हमें इतना अवसर मिला अच्छी जगहों पर बैठने का, विचार विमर्श करने का, अच्छी सैलरी। 6th पे कमीशन ने टीचर्स की जितनी बढ़िया पे स्केल बनाए, शायद देश में किसी कमीशन ने नहीं बनाई। ये एक प्रधानमंत्री का सपना था कि उनको ये पता था कि प्रोफेशनल्स की डिमांड, शिक्षकों की डिमांड या कर्मचारियों की डिमांड क्या होगी। उसके बाद आपने देखा कि इतना पे स्केल बढ़ा हुआ, और वो पे स्केल अच्छा पे स्केल क्यों है? अब उसकी एवज में हमें अपनी भूमिका तो निभानी चाहिए, अदरवाइज तो भाई सैलरी लेके घर जाने का तो कोई बहुत सारे लोग ले जाते हैं, अर्थ नहीं। तो राजस्थान में लैंग्वेज में मैंने एक आधी लाइन पढ़ी थी बहुत पहले कि माई जड़े तो भूत जड़ के दाता के सूर ने तो रही जे बांधड़ी मती गवाजे दूर। ये एक शब्द आया, इससे आप कोई भी अदरवाइज पढ़ते ना, लेकिन चूंकि उस समय ये लाइनें लिखी गई और उसका मतलब ये था कि या तो दाता की कदर या सूरवीर की कदर। और वर्तमान में वो चीज ये कह रही है, वो पंक्तियां ये कह रही हैं कि अगर हमें इस प्रोफेशन में, इतने सुंदर प्रोफेशन में काम करने का अवसर मिला, तो लोग हमें याद रखे कि ये फला टीचर का काम है, ये फला टीचर का उसकी उपलब्धि है, जिस पे पूरा समाज, पूरा देश, पूरा वर्ग गर्व करे। और वो गर्व कैसे करे?
हम मुख बंद कर नहीं रह सकते। अदरवाइज तो भक्ति बहुत सारी चल रही है देश में, अगर आप लोग भी उसमें लग जाओगे तो हालात कोई बहुत अच्छे और सुनहरे नहीं होने वाले। एक बार जंगल में आग लग रही थी और बहुत सारे जानवर आग के भय से डर डर के भाग रहे। एक चिड़िया छोटी सी उड़ रही थी तो एक जानवर ने उससे पूछा, पक्षी ने, कि तुम ये क्या कर रही हो? आप इधर बार बार जा रही हो, आ रही हो, जा रही हो, आ रही हो, ये क्या कर रही हो? आग लग रही है, आप भी जल जाओगे, यहां से भाग जाओ। चिड़िया बेटा देख रही, सुन, मैं उस जमात में शामिल नहीं होना चाहती जो आग लगे हुए को देख के अपनी जिम्मेदारी से मुकर के भाग रहा है। मैं चाहती हूं मेरा नाम उस पंक्ति में लिखा जाए कि जो हुआ हुआ मेरे अकेले के बस में नहीं था, लेकिन मेरी भूमिका को मैंने मजबूती से निभाया। तो टीचर वो वर्ग है, अगर ठान ले तो मां के बाद एक गुरु ऐसा है जो पूरी सभ्यता को, समाज को बदल सकता है। और वो अगर नहीं ठानेगा तो फिर टीचर की भूमिका में नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो आप लोगों से एक अपेक्षा जरूर करूंगा, वो अपेक्षा मेरी आपसे ये है इसके साथ साथ कि हमारे देश में जितने सारे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इस गिरी हुई स्तर की राजनीति में उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हर महापुरुष को जाति के बंधन में बांध दिया। आप देखोगे अंबेडकर जयंती आएगी तो कुछ लोग, कुछ वर्ग विशेष के लोग ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अम्बेडकर जी की फोटो लगाते हैं, बाकी लोग नहीं लगाते, बहुत सारे नहीं लगाते। क्यों जी? अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिसने नागरिकों को संविधान के माध्यम से बहुत सारी चीजें दी, और उन्होंने भी उस समय की जो रेजिम थी प्रभुत्व सत्ता वाली, उनको नीचे झुकाने का, उनकी अपनी बातें मानने का प्रयास किया और उनसे मनवाया। पंडित नेहरू, एक ये एनईपी में कहीं एक शब्द लिखा हुआ था, मैं देख रहा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट। एनईपी पे बोलूंगा तो पता नहीं कुछ लोग बहुत नाराज हो जाएंगे, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो ऑब्जेक्टिव जो उसमें लिखा हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश में अगर किसी महापुरुष का था तो जवाहरलाल नेहरू से अच्छा साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी का नहीं। अब उस टेम्परामेंट की तो हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, ये तो नेहरू ने किया, ठीक है ना? वहां टेम्परामेंट बोल हो गया, भूल गए, क्योंकि वो हमारी राजनीति को, हमारे वोटों को हमसे अलग कर रहा है, हमारे हाथ में नहीं आने दे रहा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार आदमी बहुत कम लोग सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि देते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि हम उस कास्ट वर्ग, उस धारा में बह गए। चौधरी चरण सिंह जैसा कोई आदमी जिसने समाज के इतने किसान वर्ग को जोड़ के और एक नई दिशा दी, उसको एक जाति के साथ बांध दिया। विशेष के लोग जो हैं, चाहे वो किसी पत्रों में आप देखेंगे कि उनका व्हाट्सएप स्टेटस लग जाता है। भाई वो ईमानदारी अपने बच्चों की शादियां दूसरे वर्गों तक में करना, वो अच्छे काम थे, तो उसको हम जाति तक क्यों मान रहे हैं? क्यों मानना चाहिए मुझे भाई? ज्योतिराव फूले जैसा समाज सुधारक, उनकी भी पुण्यतिथि आएगी तो कुछ सीमित लोग ही श्रद्धांजलि में शामिल होंगे, उसके विचार में भी व्हाट्सएप स्टेटस लगेगा। क्या सिर्फ उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए वो समाज सुधार का काम किया उस समय में? लेकिन नहीं,
राजनीति जो है वो अपने तरीके से उनकी महिमा को, उनके अच्छे कामों को लोग, आने वाली पीढ़ी जान नहीं सके, उस पर मनन नहीं कर सके, इसलिए उनको साइडलाइन करते जा रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम हमारे बच्चों को ये चीजें कम से कम बताएं कि व्यक्ति किसका क्या योगदान है। हम अपने विनम्रता के साथ उससे डिस्कोर्स करें, वार्तालाप करें। जो व्यक्ति सहमत नहीं है आप उसके विचार भी सुने, लेकिन ये सोच लें कि असहमति के लिए तो रास्ता बाहर वाला है, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, आज आपके इस कार्यक्रम में ज्यादा टाइम बहुत ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा, पहले मुझे लग रहा था राठौर साहब लंबा ले रहे हैं, अब मुझे लग रहा मैं भी शायद ज्यादा ले रहा। दोस्तों, बातें आपसे शेयर करने के लिए बहुत सारी हैं, और क्योंकि मेरी तो मातृभूमि है तो मेरे में कुछ और भी उमंग बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बात कहनी है, वो बातों से भी आप लाभान्वित हो, ये मेरी आशा और अपेक्षा भी है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि इस शिक्षक की गरिमा को बनाए रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपसे संघर्ष नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग पंचायतों के, सरपंचों के, दूसरे तरह के चुनाव लड़ते हैं, तो वो चाहे वो बाहुबली भी हो और सारी चीजों को तो किनारे लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन गांव में जो स्कूल के गुरुजी है ना, उनसे वो नाराजगी या पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। अब इसका साफ अर्थ है कि हम ग्रास रूट पे काम करते हैं और उसका बदलाव हम ही ला सकते हैं। दिल्ली में जो राजनीति कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत छोटी सी है दुनिया, लेकिन वो व्यक्ति अगर राजधानी जयपुर में, आपके स्टेट की राजधानी में आएगा तो उसको लगेगा उस राजनीति में इसमें दिन रात का फर्क है। और जयपुर वाला अगर यहाँ तारानगर में आ गया तो उसका लगेगा कि जयपुर और तारानगर की राजनीति में बहुत फर्क है। और तारानगर से अगर कोई गांव में चला गया तो उसको लगेगा कि सबसे कठिन अगर राजनीति है तो वो सबसे छोटे स्तर वाली है। तो मित्रों, आप अपने दायित्व के निर्वहन के साथ समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका, अपना योगदान देते रहें, लेकिन बिना किसी भय के, बिना पक्षपात के। अगर पक्षपात में आएंगे तो हमारी कमजोरी सत्ता पकड़ेगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, और उसका परिणाम ये निश्चित तौर पे होगा कि हमें मंत्री नहीं। मैंने खुद ने मेरी जिंदगी में ये देखा है कि लोग मंत्री के पर्दे में भी बुके देने नहीं जाते थे। आजकल कुछ तो ये सोशल मीडिया और छपास का रोग हो गया, और कुछ हमारे थोड़ी स्वार्थ सिद्धि हो गई। हम मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, ओएसडी के घर में एक बार में बुके देने जाना पड़ता है। क्यों भाई, इतना स्तर हमारा क्यों आ गया? नहीं आना चाहिए। और ये तब नहीं आएगा जब आप लोग अपनी प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य पे खड़े रहेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर